ए वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स में। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। इसमें से सवाल प्रीलिम्स, जीएस 1 पेपर, हिस्ट्री ऑप्शनल्स, इन सभी में आते हैं। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन से लेके फ्रीडम स्ट्रगल तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हो गया उसके होने तक के सारे इवेंट्स हम पढ़ेंगे। इसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई, क्या क्या इवेंट्स आकर हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या क्या हुए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस कोर्स के दौरान मेरी जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज बताने का रहेगा वो रहेगा हिंदी और इंग्लिश, बाईलिंगुअल रहेगा। तो मोस्टली जो ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए, ये एक टाइप के जिस्ट हैं। तो इसको आप प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, ये आपके काम आएंगे रिवीजन के बाद में। तो ये जो नोट्स है ये इंग्लिश में, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, इनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि ये आसानी से सभी को समझ में आ जाए। और इस कोर्स के दौरान जिस बुक का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है बिपिन चंद्रा की बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बुक खुद में सेल्फ सफिशिएंट है आपके मेंस की तैयारी के लिए, और प्रीलिम्स का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन इससे कवरेज हो जाता है स्टैटिक हिस्ट्री का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसी बुक को फॉलो कीजिए, काफ़ी अच्छी और रिसोर्सफुल बुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर से। तो जो मुग़ल एम्पायर था, औरंगज़ेब की डेथ तक भी काफ़ी एक मजबूत एम्पायर था। वो अपने पीक में था इन टर्म्स ऑफ उसका जो एरिया है, उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो अपने पीक में था। हालांकि बहुत सारे अपराइजिंग्स हो रही थी औरंगज़ेब के मुग़ल रूल के ख़िलाफ़, क्योंकि ही वाज वेरी टायरेनिकल, वो काफ़ी टायरेनिकल था। उसके मेथड्स काफ़ी बायास थे हर रिलीजन के ख़िलाफ़, मुस्लिम्स के अलावा। तो वो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं था टुवर्ड्स हिंदू, सिख्स एंड अदर रिलीजन्स अपार्ट फ्राम मुस्लिम्स, इस्लामिक रिलीजन। तो हालांकि लोग काफ़ी उसके ख़िलाफ़ आंदोलन धीरे धीरे कर रहे थे, बट स्टिल तभी तक उसकी डेथ तक जो मुग़ल एम्पायर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसकी आर्मी भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग थी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब की डेथ 1707 में हुई। उसकी डेथ के बाद जैसा कि हमेशा होते आया कि उसके बेटों के बीच में लड़ाई हुई सत्ता के लिए, थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए। तो बहादुर शाह इसमें उभर के आ गया है। उन्होंने अपने सारे भाइयों को हरा के ये गद्दी पे कब्ज़ा किया। तो उनके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चला कि ही वाज वेरी डिग्निफाइड एंड एबल मैन। वो काफ़ी काबिल रूलर, शासक थे, और वो मुग़ल एम्पायर को आने वाले समय में और आगे तक ले जा सकते थे। लेकिन जो एक चीज़ उनके खिलाफ़ जा रही थी वो थी उनकी ओल्ड एज। वो 65 साल के थे। ही वॉज 65 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ अज्यूमिंग द थ्रोन लेने के टाइम वो 65 साल के थे। उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की थी कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्सिलिएशन की पॉलिसी। उन्होंने सुलह करने की कोशिश की थी उस टाइम के जो नेबरिंग किंगडम्स थे, राजपूत से, मराठास थे, सिख्स थे, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि काफ़ी अपराइजिंग्स डेवलप हो रही है उनके किंगडम के अंदर ही। तो एलाइज बनाने की सख्त से सख्त ज़रूरत थी। तो एट द टाइम ऑफ हिस रेन देयर वर नो टेम्पल डिस्ट्रक्शन एंड ही वाज मोर टॉलरेंट टू हिंदूज़ के खिलाफ़ काफ़ी टॉलरेंट था वो, और टेम्पल डिस्ट्रक्शन भी उसकी रेन में नहीं देखे गए। हालांकि उसने जो राजपूत स्टेट्स थे अम्बेर और मेवाड़ के, उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए एक फोर्सफुल तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि जो जो जय सिंह थे रूलर, जय सिंह जो रूलर थे अम्बेर के, उनको उनकी जगह पे वो रखना चाहते थे विजय सिंह को, जो कि एक एलाई थे मुग़ल शासक के। तो वो जय सिंह प्रेजेंट रूलर को हटा के विजय सिंह को उनकी गद्दी पे रखना चाहते थे अम्बेर की, लेकिन अम्बेर
रीजन की, लेकिन ये हो नहीं पाया। और साथ ही वो अजीत सिंह जो रूलर थे मेवाड़ के, इनको वो फोर्सफुली हटाना चाहते थे अपनी गद्दी से, और मुग़ल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे मेवाड़ से। लेकिन इनकी ये जो फोर्सफुल स्टेप्स थे, इनका काफ़ी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा इन दो रीजन्स में, और ये इसमें सफल नहीं हो पाए। अब हम देखते हैं कि मराठास के साथ इनके कैसे रिलेशन थे। हालांकि इन्होंने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन वो हाफ हार्टेड कंसीलिएशन था। तो एक्चुअली क्या होता था कि जो मराठास थे, उन्होंने 2 तरीके के टैक्स वसूलना चालू किया था उन दिनों में, सरदेश मुखी और चौथ। चौथ एक्चुअली क्या होता था, 25% ऑफ द रिवेन्यू और प्रोड्यूस। तो जो भी रिवेन्यू या फिर प्रोड्यूस होता था किसी रीजन का, उसका 25% ये कलेक्ट करते थे एज ए टैक्स। कौन? मराठास। क्यों कलेक्ट करते थे? दिस वाज लाइक आप कह सकते हैं इसको एक सेफ्टी मनी था टू द रीजन्स, उन रीजन्स के लिए जो मराठास को सरदेशमुखी देंगे। उन रीजन्स में मराठास अटैक नहीं करेंगे, और साथ ही में वो अपनी आर्मी भी प्रोवाइड करेंगे उन रीजन्स को फॉरेन अटैक से। जो रीजन सरदेशमुखी का टैक्स, चौथ का टैक्स रादर, सरदेशमुखी का नहीं, चौथ टैक्स देंगे किनको? मराठास को। तो ये एक सब्सिडरी अलायंस की तरह था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सब्सिडरी अलायंस का यूज़ किया। वो भारतीय शासकों से ही पैसा लेते थे अपनी आर्मी वहाँ पे रखने के लिए, ताकि उन्हें आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाया जा सके। तो जो चौथ था तो ये था 25% ऑफ द रिवेन्यू ऑन प्रोड्यूस, और जो दूसरा टैक्स था सरदेशमुखी, वो भी एक और अलग से टैक्स था 10% का। वो 10% का टैक्स था एज ए रॉयल्टी टू द किंग। मराठा किंग को एक रॉयल्टी या उनको एक गिफ्ट की तरह था। तो जो डेक्कन का रीजन था, उस रीजन से ये मराठास नॉर्मली कलेक्ट करते थे। तो नॉर्मली एक सरदेशमुखी और चौथ उन रीजन से कलेक्ट करते थे जो मराठास के अंडर नहीं थे, और वो मराठास के रूल में नहीं आना चाहते थे, बट उनसे उनकी आर्मी की प्रोटेक्शन मांगते थे बाकी रूलर्स के खिलाफ। तो नॉर्मली डेक्कन में ये काफ़ी प्रेवेलेंट था। तो जो मुग़ल एम्पायर के उस समय के शासक से बहादुर शाह, उन्होंने सरदेशमुखी तो देने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन इस लाइन में कुछ गलत लिखा हो, गिव सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट चौथ देने से मना कर दिया, CHAUTH, चौथ टैक्स देने से मना कर दिया उनको। और साथ में उन्होंने क्या किया, जो शाहू उस समय के मराठा किंगडम के राइटफुल किंग, मराठा एम्पायर के राइटफुल किंग रिकग्नाइज किए जाने थे, उनको भी रिकग्नाइज नहीं किया गया मुग़ल एम्पायर की वजह से, जिस वजह से मराठा सरदार की आपस में और मुग़लों के साथ भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई मराठा किंगडम पे अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए। तो ये था बहादुर शाह का मराठास के साथ संबंध। अब हम आगे देखते हैं बहादुर शाह का सिख्स के साथ कैसा रिलेशन था। गुरु गोविंद सिंह के साथ ही हैड ए वेरी गुड रिलेशन विद गुरु गोविंद सिंह एंड गेव हिम हाई रैंक मानसब। एक्चुअली हाई रैंक को मानसब कहा जाता था उस टाइम में। तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, किनके? बहादुर शाह के, जो उस समय के मुग़ल शासक थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद जब उनके बेटे बंदा बहादुर उनकी जगह पे आए, तो उन्होंने मुग़लों का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ ही आंदोलन किया। तो जो बंदा बहादुर थे,
बंदा बहादुर, ही वॉज अगेंस्ट द मुगल्स। तो उन्होंने काफ़ी सारे उनके साथ उनके खिलाफ रेबेल प्लान किए और बहुत सारी चीज़ों को अंजाम भी दिया, और वो दिल्ली के काफ़ी पास भी पहुंच गए थे लड़ाई करते करते। एंड दे इवन रिकवर्ड द फोर्ट ऑफ लोहागढ़। लोहागढ़ का एक फोर्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में था एक टाइम पे, वो सिखों का ही फोर्ट था। तो बंदा बहादुर ने फाइनली लोहगढ़ के फोर्ट पे भी कब्ज़ा किया था 1712 में। तो मेरा बताने का इसमें ये मकसद है कि जो बंदा बहादुर के साथ बहादुर शाह जो मुग़ल के शासक थे उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन जो चतुरसल थे, चतुरसल, इनकी स्पेलिंग ये है CHATU, चतुरसल, बुंदेला रीजन के चीफ और जाट चीफ थे चौरामन। इनके साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन बना के रखे थे बहादुर शाह ने। और जो ये जाट चीफ है चौरामन, इन्होंने ही बहादुर शाह की मदद की थी, बहादुर शाह की मदद की थी बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ाई करने में। तो मतलब इन्होंने जाट चीफ चौरामन और चतुरसल जो बुंदेला चीफ थे इनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। लेकिन इनकी रेन में, बहादुर शाह की रेन में, जो स्टेट के फाइनेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम होते चले गए। तो ये जो स्टेट के फाइनेंसेस थे वो कम होने का, जो उनकी ट्रेजरी थी वो कम होने के पीछे जो मेन रीज़न बताया जाता है वो था कि ड्यू टू रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशंस। तो जागीर्स क्या होते थे? तो जागीर्स होते थे कि कुछ लोगों को ये हक दिया जाता था, उन्हें जागीरदार बना दिया जाता था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे जिस रीजन का उन्हें जागीरदार बनाया जाता था उस रीजन के वो टैक्सेस, लैंड टैक्सेस, वो सब कलेक्ट कर सकते थे। तो उससे क्या होता था कि वो बहुत सारे टैक्स तो कलेक्ट कर लेते थे, बट ऊपर जो मुग़ल शासन था, मुग़ल गवर्नमेंट थी, उसको कम टैक्स देते थे, उसमें से कम हिस्सा देते थे, जिस वजह से क्या होता था कि उनकी जो फाइनेंस है वो काफ़ी, और जो उनका जो रॉयल ट्रेजरी है उसमें पैसा काफ़ी कम होते चला गया। और साथ में उन्होंने कई सारे प्रमोशंस भी दिए अपने ऑफिशियल्स को, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पे प्रमोट किया, फिर उनको उनकी पगार भी उसी हिसाब से बढ़ाई। तो इस हिसाब से इन दो चीज़ों की वजह से उनके जो स्टेट के फाइनेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेंट हो गए। और जागीर देना कोई ख़राब नहीं था, बट ड्यू टू रेकलेस उन्होंने बहुत ज़्यादा जागीर्स बांट दी थी, बहुत ज़्यादा लोगों को जागीरदार बना दिया था, जिस वजह से जो अल्टीमेटली रिवेन्यू मुगल्स के पास पहुंचता था वो बहुत कम पहुंचता था। हालांकि ये काफ़ी काबिल थे बहादुर शाह रूल करने के लिए, बट ड्यू टू हिज ओल्ड एज ही डाइड इन 1712 में, केवल 5 साल के करीब शासन करने के बाद इनकी मौत हो गई। और उसके बाद फिर से सिविल वॉर छिड़ गई प्रिंसेस के बीच में कि अब कौन राजा की गद्दी, अब कौन एम्परर की गद्दी पे बैठेगा। लेकिन इस बार जो नोबल्स थे, नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स थे वेल्थी पर्सन ऑफ द टाइम, जिनके पास पैसा काफ़ी था। अब उन्होंने क्या देखा कि वो भी कंटेंडर बन सकते हैं पावर के लिए। तो वो क्या कर सकते थे, जो प्रिंस होते थे, जो कि ये युवराज होते थे, जो राजा बनने के हकदार होते थे, उन सबको प्यादों की तरह यूज़ करते थे, उनको राजा तो बना देते थे, लेकिन पीछे से जो सारी अथॉरिटी है वो इन नोबल्स के पास ही रहती थी। तो जब ये बहादुर शाह की डेथ हो गई तो उसके बाद नोबल्स ने देखा कि अब हम भी अथॉरिटी में आ सकते हैं। तो एक जहानदार शाह जो कि बहादुर शाह के बेटे थे उनको रूलर बना दिया गया, और इसको रूलर बनाने में उनकी मदद की जुल्फ़िकार खान ने। तो जुल्फ़िकार खान एक बहुत ही पावरफुल नोबल थे उस टाइम के। तो जुल्फ़िकार खान ने मदद की जहानदार शाह को रूलर बनने में बहादुर शाह के बाद। तो अभी हम देखते हैं जहानदार शाह के राज में
कैसा शासन चला। बट हम जो हिस्ट्री की जो नोट्स हैं उससे हमें जो पता चलता है, जो हिस्ट्री लिखी गई है अब तक, जो हिस्ट्री हमें प्राप्त हुई है मोस्टली ब्रिटिशर्स के अलावा हमें जो भी ट्रैवलर्स आते थे उनसे हमें पता चलता था हिस्ट्री के बारे में, उस समय की क्या हिस्ट्री थी, कैसे राजा थे। तो जो जहानदार शाह थे वो काफ़ी वीक थे, मतलब वो काफ़ी कमज़ोर शासक थे, प्लेजर लविंग। उन्हें आराम, धन दौलत ये सब बहुत पसंद थी और वो काफ़ी वीक थे, जिस वजह से वो जुल्फ़िकार खान के अंडर एक पपेट बन के रह गए। जुल्फ़िकार खान पीछे से सारा काम करते रहते थे, उनके नाम पे सारे डिसीजंस, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे वो जुल्फ़िकार खान ही लेते थे, और उन्होंने अपने आप को वज़ीर भी बना दिया सब किंगडम का। जुल्फ़िकार खान ऑल्सो ट्राई टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशन विद राजपूत राजास, मराठा सरदार एंड अदर। इन्होंने भी कोशिश की अच्छे रिलेशन बनाने की अपने नेबरिंग किंगडम से, उनको अपने साथ मिला के आगे चलने की। जजिया जो एक जजिया टैक्स को अबॉलिश किया, जो कि री इंट्रोड्यूस किया था किसने, औरंगजेब ने जजिया को री इंट्रोड्यूस किया। तो जजिया एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों से कलेक्ट किया जाता था, और उन्होंने क्या किया, जो जयसिंह थे अम्बेर के, उन्हें मालवा का गवर्नर बना दिया, और उनको, ये एक्चुअली है मिर्ज़ा, तो जय सिंह को एक तो मालवा का गवर्नर बनाया और ऊपर से उन्हें टाइटल दिया मिर्ज़ा राजा सवाई का। और जो दूसरे मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया और उनको महाराजा का टाइटल दिया। तो इस तरह से उन्होंने जय सिंह और अजीत सिंह जो राजपूत रूलर्स थे उनको खुश कर दिया, ताकि वो साथ में चले और मुग़ल एम्पायर आगे बढ़ता रहे। और जो बहादुर शाह चौथ देने से मना कर रहे थे मराठास को डेक्कन रीजन की, तो वो चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठास को देने का ये जहानदार शाह के अंडर जुल्फ़िकार खान ने प्रोविज़न बनाया। ये सब काम तो जुल्फ़िकार खान ही कर रहा था, जहानदार शाह का बस नाम था। तो ये सरदेशमुखी और चौथ दोनों मिलने लगे मराठास को। तो इस तरीके से मराठास को भी खुश किया उन्होंने। अब उन्होंने फाइनेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया, जो कि रेकलेस ग्रोथ, जो बहुत सारी जागीर दी जा रही थी, जो बहुत सारे ऑफिसेस नए नए बना रहे थे, एक्स्ट्रा ऑफिसेस, एक्स्ट्रा फालतू के लोगों को प्रमोशन दी जा रही थी, वो सब बंद किया, जो कि बहादुर शाह ने गलती की थी। उन्होंने कोशिश की फाइनेंस को इम्प्रूव करने की मुग़ल एम्पायर की, लेकिन उन्होंने एक इजारा, ये इम्पोर्टेंट है, इजारा नाम का ईविल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो इजारा को रिवेन्यू फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि जो रिवेन्यू फार्मर्स है, जो मिडल मैन है, ये क्या करते थे, एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये क्या करते थे, मान लो एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेजेंट्स हैं, छोटे किसान हैं, वो काम करते हैं। ये जो रिवेन्यू फार्मर्स हैं उनकी ज़मीन पे काम करते हैं। तो ये रिवेन्यू फार्मर्स क्या करते थे, ये छोटे छोटे किसान थे, इनसे पैसा ले लेते थे और ऊपर सरकार को पैसा दे देते थे, जो कि मुग़ल सरकार थी उस समय की। मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देते। बट लेकिन क्या था, जो ये रिवेन्यू फार्मर्स और मिडल मैन जो मुग़ल एम्पायर्स को पैसा देते थे, ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट देते थे, वो अमाउंट फ़िक्स थी। लेकिन ये जो रिवेन्यू फार्मर्स हैं, ये अपने पेजेंट्स से, किसानों से कितना भी पैसा कलेक्ट कर सकते थे। दे कैन कलेक्ट वट एवर दे कुड, जितना निकाल सकते थे उतना निकाल सकते थे, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। तो जिस वजह से क्या होता था, ये मुग़लों को तो एक फ़िक्स्ड अमाउंट देते थे एज टैक्स, बट लेकिन पेजेंट से बहुत हद से ज़्यादा पैसा निकलवाते थे एज टैक्स, जिसकी वजह से पेजेंट्स जो छोटे किसान थे उन पर काफ़ी बोझ बढ़ते जा रहा था। ये इजारा का जो सिस्टम था, ये काफ़ी हद तक बुरा सिस्टम था, जिसकी वजह से जो किसान थे वो काफ़ी दब रहे थे। ये एक इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था ये जुल्फ़िकार खान ने। तो फाइनली 1713 में, एक ही साल के बाद क्या हुआ, सैयदी ब्रदर की मदद से, जो फ़ारूक सियार था, जो जहानदार शाह का ही नेफ्यू था, उसने उसे हरा दिया आगरा में, और उसकी जगह गद्दी पे बैठ गया फ़ारूक सियार। तो अब हम
वाले वीडियो में फारूक सियार के बारे में देखेंगे। सैयदी ब्रदर्स का क्या रोल था उसके रूलिंग पीरियड में, वो देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और ये जो सारे नोट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपको सीधे ये रिवीजन के टाइम देखना है, ये आपकी सीधे मदद करेंगे रिवीजन में। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस कोर्स में वो प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू।